क्या है पहले ये देख लेते हैं अपन। An automobile's cooling system is the collection of parts and substances। substances कौन से हो सकते हैं? कूलेंट्स। कूलेंट में वाटर हो सकता है या फिर कोई एक केमिकल हो सकता है जो कि कूलेंट कहलाता है। कूलेंट वाटर भी एक कूलेंट है, लेकिन कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो कूलेंट कहलाते हैं, जो वाटर से कुछ अलग होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं। दैट वर्क्स टुगेदर to maintain the engine's temperature at optimum level। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में? फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है, और उसके साथ क्या ऐड करते हैं अपन? एक कूलेंट ऐड करते हैं, एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसका नाम कूलेंट है। तो मतलब कुछ कंपोनेंट्स प्लस कूलेंट एक साथ काम करते हैं। क्यों काम करते हैं एक साथ? इंजन के टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करने के लिए। मतलब इंजन का टेम्परेचर ज्यादा हाई ना हो जाए, उसको एक रिक्वायर्ड अमाउंट पे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा जाएगा तो वो इंजन को डैमेज करेगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर अपने को चाहिए नहीं, ज्यादा हीट होगा तो उसमें इंजन को भी दिक्कत है, और उसमें जो उस व्हीकल में जो पैसेंजर्स बैठ रहे हैं उनको भी दिक्कत है। तो अपने को ज्यादा हीट नहीं होना इंजन में, तो उसको कम करने के लिए अपन कूलिंग सिस्टम को लगाते हैं। कंप्राइजिंग मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज वाटर पंप, कूलेंट एंड थर्मोस्टेट एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से होते हैं, जो मेन पार्ट्स उनके नाम दिए हैं, वाटर पंप, कूलेंट एंड अ थर्मोस्टेट एक्सेट्रा। तो ये मेन मेन पार्ट्स के नाम दिए हैं, यहाँ पे मेन मेन कंपोनेंट्स के नाम दिए हैं। द सिस्टम इनेबल्स स्मूथ एंड efficient functioning of engine at a same time protecting it from damage। तो ये जो सिस्टम होता है, ये जो कूलिंग सिस्टम होता है, वो एक काम तो ये करता है कि इंजन को स्मूथ और इफिशिएंट फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर सही रहेगा इंजन का तो इंजन अच्छे से काम करेगा। तो एक चीज तो ये कर रहा है कि इंजन के टेम्परेचर को सही मेंटेन कर रहा है, इसके कारण मेरा इंजन स्मूथ चल रहा है। और दूसरा काम क्या कर रहा है? सेम टाइम पे इंजन को प्रोटेक्ट कर रहा है डैमेज से। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इंजन डैमेज होगा, तो ये दूसरा काम क्या कर रहा है? इंजन को डैमेज से बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। लास्ट पॉइंट, द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड ऑन पावर स्ट्रोक ऑफ एन इंजन can be high as 1600 degrees Celsius and this is greater than the melting point of engine parts। अब जो पावर स्ट्रोक में देखो, अपन ने 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ा, 2 स्ट्रोक इंजन पढ़ा, उनमें अपन ने पावर स्ट्रोक देखा। दोनों टाइप के इंजन में पावर स्ट्रोक होता है, और जो मेन पावर जनरेट होती है वो पावर स्ट्रोक में ही होती है। उस टाइम क्या होता है? मेरा फ्यूल और एयर फ्यूल मिक्सचर जलता है, और जलता कैसे है? वो ब्लास्ट के फॉर्म में जलता है। मतलब जलता तो वो जैसे कंबशन हर चीज जलती है वैसी जलती है, लेकिन वो पेट्रोल है, तो वहां पे क्या होता है? ब्लास्ट जैसा कुछ होता है। तो उस टाइम जो टेम्परेचर जाता है मेरे इंजन सिलेंडर के अंदर, वो काफी हाई जाता है। यहाँ पे लिखा भी है कि पावर स्ट्रोक में जो इंजन का टेम्परेचर जाता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। मतलब यहाँ पे जो इंजन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ पावर स्ट्रोक में ही होगा, क्योंकि वही फ्यूल जल रहा है, और उस टाइम फ्यूल बहुत तेजी से जलता है, तो उस टाइम जो टेम्परेचर जाता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब 1600 डिग्री के आसपास टेम्परेचर को आप अज्यूम करो कि कितना ज्यादा होता होगा। अपन गर्मियों में देखते हैं कि अपने यहाँ तो 45 से 50 के आसपास ही डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर जाता है, कहीं कहीं 60 डिग्री तक भी जाता है, 56 58 तक जाता है राजस्थान में कोई कोई जो सिटीज है वहां पे। तो उस टाइम उतना सा टेम्परेचर, मतलब 50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर अपने को कितना गर्म लगता है। तो 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंजन की सिलेंडर के अंदर होता है, सोचो कितना ज्यादा है। अब ये वो टेम्परेचर है 1600 डिग्री सेल्सियस। इसमें कई जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स समझ रहे हो, धातु जो होती है वो पिघल जाती है इतने टेम्परेचर, उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इतने टेम्परेचर पे धातुएं पिघल जाती है। अब अगर इतना टेम्परेचर ज्यादा देर तक मेरे सिलेंडर के अंदर, मेरे इंजन के अंदर होगा, तो मेरे इंजन के जो पार्ट्स हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर 1600 या 1600 के आसपास है, वो तो थोड़ी देर में पिघल ही जाएगा, और पिघल जाएगा तो इंजन खत्म। तो क्या करना है अपने को? कूलिंग सिस्टम का काम होता है कि उस टेम्परेचर को इतना ना जाने देते हुए उसको मेंटेन करना।
और मेंटेन करना मतलब कैसे मेंटेन करना, कितना मेंटेन करना, तो वो डिसाइड होगा जो अपन पार्ट्स यूज कर रहे हैं, जो मेटल्स यूज कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आप मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रख सकते हो। बहुत सारी रॉयल कंपनीज है, बहुत सारी प्रीमियम कंपनीज है, ब्रांड्स है जो ऑटोमोबाइल डिजाइन करते हैं, उनके जो पार्ट्स यूज करते हैं इंजन में, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर वो ज्यादा रखते हैं। मतलब वो ऐसे मेटल्स यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर, या ऐसे अलॉयज यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है। तो उसमें वो कूलिंग सिस्टम भी वो लगाते हैं, लेकिन वहां पे टेम्परेचर ज्यादा इंजन का चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे उन्होंने मेटल्स ऐसे यूज किए कि उसको मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ उसमें क्या होता है, अगर ऐसे प्रीमियम चीजें अपन गाड़ियों में लगाना स्टार्ट कर दे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पे अपने को कॉस्ट भी मेंटेन करके रखनी है। तो क्या है कि कूलिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अपन रिक्वायर्ड अमाउंट जो मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं उसी में अपन टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। समझ रहे हो कूलिंग सिस्टम का फंक्शन, क्यों लगाते हैं कूलिंग सिस्टम को? यस सर। ठीक है, तो इसको नीड भी बोल सकते हैं कूलिंग सिस्टम की, पर्पस भी बोल सकते हैं। तो अपन जो फर्स्ट टॉपिक अपन ने देखा उसमें अपने कोर्स में लर्निंग आउटकम में जो फर्स्ट टॉपिक देखा था वो था नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम। तो अभी तो सिर्फ कूलिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, पर्पस और नीड भी देखेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जब अपना इंजन वर्क करता है, अपन कोई भी चीज, कहीं भी अपन पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं, कहीं भी देखना तो जहाँ पे अपन फ्यूल को यूज कर रहे हैं वहां पे उसको अपन कंबस करके ही, मतलब जला के ही अपन उससे एनर्जी निकाल रहे हैं। कहीं पे भी देखो, ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को छोड़ दो, सन की जो एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, और विंड एनर्जी है, जो अपन विंडमिल वगैरह में यूज कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे अपन बार बार यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी उनको छोड़ दो। बाकी जो एनर्जी जहां भी अपन जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, फ्यूल को जला के, कोयले को जला के, जिसको अपन यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हमेशा अपन किसी ना किसी चीज को जला के ही यूटिलाइज कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर अपन किसी चीज को जला के उसकी हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने वर्क के लिए, तो क्या अपन उसका 100% हीट यूज कर सकते हैं? अपन उसका 100% यूज कर रहे हैं क्या? नहीं सर। अपन उसका 100% कभी नहीं यूज कर रहे हैं। अपन गैस पे खाना बना रहे हैं, अपन चूल्हा जला के खाना बना रहे हैं, तो क्या अपन उसका 100% जितनी हीट, वो लकड़ी जल रही है या जो भी जल रहा है, कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, या फिर अपने गैस सिलेंडर की गैस जला रहे हैं, तो क्या वो उसका जितना वो हीट उस गैस में से जनरेट हो रहा है वो पूरा के पूरा अपन यूटिलाइज कर लेते हैं क्या? नहीं कर पाते अपन। अपन मैक्सिमम 30 से 40% यूटिलाइज करते हैं, बाकी वेस्ट होता है। वो बाकी वो एनवायरमेंट में जा रहा है वेस्ट के फॉर्म में। अपन सिर्फ 30 से 40% हीट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। वैसे ही यहाँ अपन इंजन की बात कर रहे हैं, तो इंजन में जब अपना फ्यूल जलता है तो 100% हीट देता है। वो जब जलेगा तब वो 100%, उसमें से जितनी भी हीट निकली उसको अपन 100% माने, तो उसमें से जो 25 to 30% है उसको मैं शाफ्ट पे ले रहा हूँ, वो मेरे मैकेनिकल वर्क में काम आ रहा है, जो मेरी गाड़ी के व्हील को घुमाने में जो मेन एनर्जी आ रही है टोटल में से, वो 25 से 30% ही है। बाकी क्या हो रही है, बाकी जो 35% है वो मेरी एग्जॉस्ट में निकल जाती है, हीट एग्जॉस्ट और कूलिंग में निकल जाती है, बाकी की 35% हीट। और बाकी की जो 35% हीट है वो वो क्या होती है, मेरे इंजन सिलेंडर में डिसिपिएट होती है। मतलब वो कौन ले लेता है, इंजन में जहाँ पे कंबशन हो रहा है, वो सिलेंडर की जो वॉल्स है वो एब्जॉर्ब कर रही है, उससे डिसिपिएट हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जा रही है। अगर तो अपना जो मेन कूलिंग सिस्टम का काम है, इस मैकेनिकल वर्क से भी कुछ लेना देना नहीं है अपने को। मैकेनिकल वर्क जितना मिल रहा है उतना मिल रहा है, सिर्फ कूलिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बाकी अपन मैकेनिकल वर्क को बढ़ाना चाहते हैं, कैसे भी करके बढ़ाओ। अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये 25 से 30 है, ठीक है, इतना मैकेनिकल वर्क में काम आ रहा है। ये 35% जो एग्जॉस्ट में जा रही है वो तो जा ही रही है।
इसका भी अपन अभी नहीं सोच रहे। अपन को जो मेन है ये 35% जो हीट हीट डिसिपिएट हो रही है, हीट जो निकल के सिलेंडर वॉल्स में जा रही है, अगर मैंने इस हीट को हटाया नहीं, इस 35% हीट को मैंने अगर बाहर नहीं निकाला मैंने सिलेंडर के अंदर से, मतलब सिलेंडर वॉल्स में से या फिर इंजन में से, तो क्या करेगी ये मेरे इंजन कंपोनेंट्स को या मेरे इंजन को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी। तो देखो जितनी मैकेनिकल वर्क में जितनी हीट नहीं यूज हो रही है उतनी डिसिपिएट हो रही है, उतनी सिलेंडर और इंजन वॉल्स में जा रही है, मतलब ये सारी मटेरियल्स के अंदर जा रही है। तो इसलिए कूलिंग सिस्टम को एम्प्लॉय करना जरूरी हो गया, क्योंकि ये 35% हीट बहुत ज्यादा है। अब अगर अपने टेम्परेचर अपने इंजन का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा तो उससे क्या क्या दिक्कतें आएगी, इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर इन द इंजन। अगर इंजन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो क्या क्या दिक्कतें उससे आएगी वो देख लेते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर पिस्टन वुड बी साइज्ड इन सिलेंडर एंड स्टॉप द इंजन। साइज्ड का मतलब होता है पिस्टन में कुछ भी डैमेज आना या फिर पिस्टन में स्वेलिंग आ जाना। हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो एक्सपांड हो जाता है। और साइज होगा मतलब पिस्टन मेरा काय के अंदर सिलेंडर के अंदर, और उसके साइज में जरा सा भी चेंज आता है। देखो कोई भी चीज पिघलती है तो पिघलने से पहले थोड़ी एक्सपांड होती है। जैसे कि अपन लिक्विड होती है तो जैसे जैसे चीजें का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वो फॉर्म चेंज करना स्टार्ट करती है, वैसे वैसे वो एक्सपांड होती है, वो थोड़ी उसका शेप उसके वॉल्यूम में थोड़ा बढ़ता है। कोई भी चीज देखना तुम, जहां से जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होता है। तो पिस्टन साइज मतलब पिस्टन का सिलेंडर के अंदर फंस जाना। अगर मेरा पिस्टन सिलेंडर के अंदर फंस गया तो वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा सिलेंडर के अंदर, रेसिप्रोकेट नहीं करेगा तो इंजन बंद हो जाएगा। तो मेन जो सिलेंडर जो मेन जो इंजन चल रहा है वो पिस्टन के मूवमेंट के कारण तो चल रहा है। अगर पिस्टन का मूवमेंट बंद हो गया तो इंजन काम ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। Yes, sir. पिस्टन वुड साइज Yes, sir. साइज का मतलब है पिस्टन में कुछ चेंजेस आना और वो सिलेंडर के अंदर उसका फंस जाना। सेकेंड देख लेते हैं। लुब्रिकेटिंग क्वालिटी ऑफ ऑयल इनसाइड द सिलेंडर वुड बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो लुब्रिकेंट जो होते हैं, लुब्रिकेंट्स पता है ना क्या क्या होते हैं लुब्रिकेंट्स। अपन जहां भी मूविंग पार्ट्स है वहां पे लुब्रिकेशन की जरूरत है। लुब्रिकेशन क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, और जो भी मूविंग पार्ट्स है वो स्मूथली वर्क करें उसके लिए अपन लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलाते हैं या फिर डालते हैं। लुब्रिकेंट लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होता है। सुरेश कुशवाहा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा लगातार बढ़ते रहा तो लुब्रिकेंट, जैसे कि मेटल्स का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे लुब्रिकेंट का भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे लुब्रिकेंट की जो क्वालिटी देखी जाती है वो देखी जाती है उसकी विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो बताओ। विस्कोसिटी मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल का गाढ़ापन। लुब्रिकेटिंग ऑयल का गाढ़ापन मतलब गाढ़ा होता है। जैसे अपन तुमने कभी इंजन ऑयल डलाया, सॉरी अपने व्हीकल में जब ऑयल डलाते हैं अपन, तो कभी तुमने डालते हुए देखा हो तो वो ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो गाढ़ा होता है। और जब वो खराब हो जाता है, जल जाता है, उसके बाद अगर कभी निकाला हो तो उसको देखना बहुत पतला होता है। तो वो होती है विस्कोसिटी। और अगर मेरा इंजन का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा तो चेंजेस आएंगे उसकी क्वालिटी में। लुब्रिकेटिंग ऑयल हो सकता है उसकी लुब्रिकेंट का जो मेन काम है लुब्रिकेशन करने का, वो काम करना ही बंद कर दे। उसकी लुब्रिकेटिंग जो क्वालिटी होती है वो चली जाती है हाई टेम्परेचर के कारण। क्योंकि अगर ज्यादा इंजन ज्यादा गर्म हुआ तो हो सकता है इंजन का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी जल जाए। अगर वो जल गया तो देखना, अपन जब अपने बाइक वगैरह में से जब ऑयल चेंज करते हैं ना, तो वो जो निकला हुआ ऑयल होता है वो पूरा जला हुआ ऑयल होता है, वो काला काला होता है। वो ऑयल क्या होता है, वो ऑयल जल चुका होता है। तो उसकी लुब्रिकेटिंग क्वालिटी, लुब्रिकेटिंग की जो फंक्शनिंग है वो चली जाती है। वो लुब्रिकेंट अब काम कर नहीं रहा। वो भले तुम्हारे इंजन के अंदर भरा हुआ है, फुल भरा है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा।
वो आपके इंजन को इतने स्मूथली वर्क नहीं कराएगा क्योंकि उसकी फंक्शनिंग ही चली गई है। तो हाई टेम्परेचर के कारण लुब्रिकेंट की क्वालिटी भी खराब हो सकती है, लुब्रिकेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है पूरा। नेक्स्ट देखते हैं, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल मिक्सचर विल कॉज नॉकिंग एज वेल एज लॉस ऑफ पावर। अब देखो, अपन ने देखा था नॉकिंग नॉकिंग वॉकिंग सब पढ़ चुके हैं अपन, नॉकिंग डिटोनेशन क्या होता है ये सब देख चुके हैं। और ये मेन किस कारण से हो रहा था नॉकिंग? ऑटो इग्निशन के कारण या प्री इग्निशन के कारण, मतलब मेरा फ्यूल ऑटोमेटिकली स्पार्क से पहले ही जल उठ रहा था, तो वहां क्या हो रहा था? नॉकिंग हो रहा था। मतलब खुद से जल उठेगा तो वो अपन ने पढ़ा था कि एक फ्लेम तो अपने स्पार्क प्लग की इधर से आ रही है और एक इधर सिलेंडर वॉल से ऑटो इग्नाइट होकर उस कारण से आई, और दोनों फ्लेम जब टकराएगी तो क्या होता है? बहुत हीजिंग साउंड में एक ब्लास्ट होता है, एक डिटोनेशन होता है, उसी को नॉकिंग कहते हैं। तो अगर इंजन का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा? नॉकिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, हो सकता है कि इंजन में नॉकिंग हो। तो ये कुछ इफेक्ट्स है जो हाई टेम्परेचर के कारण मेरे इंजन में होते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आए? यस सर। सर इस हाई टेम्परेचर की वजह से मेरा हेड गैस्केट जल सकता है। क्या? इंजन का हाई टेम्परेचर होने से तो हमारा जो हेड गैस्केट रहता है वो भी डैमेज होता है। हाँ, सारी चीजें डैमेज होती है ना भाई, सारी चीजें डैमेज होती है क्योंकि मेटल से, सब मेटल से। वो गैस्केट भी अलॉयज वगैरह से मिलके बना होता है। तो जो मेन सिलेंडर के कांटेक्ट में आ रही है उन चीजों का तो मटेरियली ऐसा रखते हैं जो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर का, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा हो, इतनी जल्दी से पिघले ना हो, 1500-1600 डिग्री पे ना पिघले, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा हो, क्योंकि वहाँ हीट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बोलते हैं कि टाइम टू टाइम गाड़ी में ऑयल चेंज करा लेना चाहिए, या फिर कूलिंग सिस्टम को चेक करा लेना चाहिए। अगर ये दो चीजें अगर नहीं कराएंगे तो इंजन में सीवियर डैमेज होता है थोड़े दिन बाद। एकदम से नहीं होता कि एकदम से आपका कूलिंग सिस्टम खराब हुआ, ठीक से काम नहीं कर रहा है तो दूसरे दिन आपका इंजन बंद हो जाएगा। लेकिन कूलिंग सिस्टम की कॉस्ट में और जो इंजन के मेन कंपोनेंट्स की कॉस्ट में बहुत ज्यादा अंतर आता है। तो धीरे धीरे करके इंजन डैमेज होता है और इंजन में कुछ बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले ही सारी चीजें अच्छे से मेंटेन करके चलना चाहिए। पर्पस ऑफ कूलिंग सिस्टम बोल सकते हो या नीड ऑफ कूलिंग सिस्टम बोल सकते हो, दोनों चीज एक ही है। ये था अपने उसमें कोर्स में इस टॉपिक को, तो पर्पस समझो या नीड समझ लो, बात एक ही है। पढ़ लेते हैं इसको। क्या नीड होती है कूलिंग सिस्टम की? टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द इंजन फॉर विच इफिशिएंट ऑपरेशन अंडर ऑल द कंडीशंस। मतलब मेरा इंजन एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर में वर्क करे, मतलब एक लिमिट हो गई कि इतने टेम्परेचर मैक्सिमम मेरे इंजन के अंदर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा जाएगा तो इंजन डैमेज होगा। तो उस टेम्परेचर के अंदर ही वो वर्क करे। तो कूलिंग सिस्टम का काम होता है कि उस टेम्परेचर, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर इंजन की सारी फंक्शनिंग को मेंटेन करना, हर कंडीशन में, कोई सी भी कंडीशन हो। ऐसा नहीं है कि वो एक सीजन में तो अच्छे से वर्क कर रहा है, दूसरे सीजन में अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा, और ऐसा भी नहीं है कि वो एक, मतलब अगर एक ऑपरेटिंग कंडीशन पे चला रहे, हर ड्राइवर की व्हीकल को चलाने की अलग अलग तरीका होता है। तो हर सिचुएशन में उस कूलिंग सिस्टम को तो वर्क करना ही है। भले रोड खराब है, भले रोड कैसी है, भले अपन स्लोप में चला रहे हैं, हिल पे चला रहे हैं, डाउनवर्ड चला रहे हैं, कैसी भी चल रहा है व्हीकल, हर सिचुएशन में इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, टू डेसिपिएट सरप्लस हीट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंजन कंपोनेंट्स। टू डेसिपिएट, डेसिपिएट मतलब निकालना, सरप्लस मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट। तो इंजन का जो कूलिंग सिस्टम का मेन काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा हीट को वो जल्दी से जल्दी इंजन में से रिमूव कर ले और प्रोटेक्ट करे। कौन कौन से पार्ट्स को? अब ये वो पार्ट्स है जो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में कौन आएंगे? सिलेंडर आएगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ही ब्लास्ट हो रहा है। सिलेंडर हेड आएगा, पिस्टन आएगा, पिस्टन के कांटेक्ट में भी आता है, पिस्टन रिंग्स
एंड वॉल्व्स, ये सारी चीजें जो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आती है। बाकी बाहर वाली चीजों को इतना इफेक्ट बाद में हुआ क्योंकि वो बाहर है, लेकिन जो अंदर ही जितना टेम्परेचर होगा उतना बाहर थोड़ी ना होगा, बाहर थोड़ा कम होगा। जैसे अपन भट्टी की बात करते हैं तो भट्टी की जो अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मेन है, मतलब जो भट्टी की वॉल्स है वो अच्छे से बनी होना चाहिए। बाहर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम टेम्परेचर बियर करने वाला होगा तो भी चलेगा, लेकिन अंदर का अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी अंदर की चीजें, सिलेंडर हेड, पिस्टन वगैरह, तो ये इनको प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है, इनको पहले प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, to maintain lubricating property of oil inside the engine cylinder for normal functioning of the engine। हाँ, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर अपन ने टेम्परेचर को सही से मेंटेन करा तो मेरा जो लुब्रिकेंट है वो भी सही सही कंडीशन में रहेगा। अदरवाइज अगर इंजन का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हो सकता है मेरा लुब्रिकेटिंग ऑयल जल जाए। लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर जल गया तो उसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी रखने के लिए उसको भी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक ही वर्क करना होता है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर पे उसको काम कराएंगे तो वो उसकी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ये था पर्पस ऑफ कूलिंग। अब टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम की बात कर लें तो टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था, दो टाइप्स के कूलिंग सिस्टम होते हैं। इन ऑर्डर टू कूल द इंजन अ कूलिंग मीडियम इज रिक्वायर्ड। On the basis of medium, the general use of cooling IC engine, the type of cooling system are। तो कूलिंग, जैसा कि अपने को पता है, कूल करने के लिए कुछ कूलिंग मीडियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट पंखा लगा दें और कूल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कूलिंग मीडियम होना चाहिए जो मीडियम उस सिस्टम में जाए और उसे कूल करे। तो कुछ मीडियम होता है और मीडियम के बेसिस पे ही यहाँ पे कूलिंग सिस्टम्स को क्लासिफाई किया है, उनको उनके टाइप्स को डिफाइन किया। तो एक होता है एयर कूलिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे एयर को मीडियम यूज किया है कूल करने के लिए। इंजन को कूल करने के लिए एयर को मीडियम यूज किया है। मीडियम मतलब एयर जाएगी अंदर और इंजन को ठंडा करेगी। बाहर से भी ठंडा कर सकती है एयर, जनरली बाहर से ही ठंडा करती है फिन्स के द्वारा। तो मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर है जो कि अपने सिस्टम को कूल कर रही है। और एक होता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम, या उसको बोलते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम। तो वहां पे जो मीडियम यूज कर रहे हैं, मीडियम मतलब जरिया, किस जरिए से आप कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो। तो सेकंड क्या है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, या उसे वाटर कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम को पहले बता रहे हैं क्या होता है, देख लेते हैं एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग एंड एयर कूल्ड इंजन आर दोज इंजन in which heat is conducted from the working components of engine to the atmosphere directly। तो एयर कूल सिस्टम में क्या करते हैं, जो इंजन की हीट है उसको डायरेक्टली अपन एटमॉस्फेयर में भेजने की कोशिश करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एज अपन वहां पे मीडियम यूज कर रहे हैं एयर, तो वहां पे क्या होगा, उस सिस्टम में क्या होगा कि एयर डायरेक्टली अपने इंजन के पार्ट्स पे पड़ेगी, और जो उन सरफेसेस पे जो हीट है उसको वो एयर लेगी और निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, मतलब बाहर निकल जाएगी वापस। तो क्या करेगी वो, इंजन की हीट लेके बाहर हो जाएगी, मतलब इंजन का कुछ टेम्परेचर डाउन करेगी। ऐसे ही लगातार जो एयर आती रहेगी वो लगातार मेरे इंजन के टेम्परेचर को डाउन करती चली जाएगी। तो यही फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि एयर कूल्ड इंजन इन विच द हीट इज कंडक्टेड। अब यहाँ पे देखो, हीट किसके द्वारा ली जा रही है, एयर के द्वारा, और कहाँ भेजी जा रही है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली भेजी जा रही है। तो कोई अलग से कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। द सिलेंडर ऑफ एन एयर कूल्ड इंजन हैज fins to increase the area of contact of air for speedy cooling। अब देखो,
यहाँ पे अगर एयर से हीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर एयर से हीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपन, तो जितनी सरफेस पे एयर लगेगी उतनी ज्यादा हीट को वो निकालेगी। तो यहाँ पे मेन जो काम है वो सरफेस एरिया का होता है। अगर अपन ने सरफेस एरिया कम रखा, सरफेस एरिया कम है, एयर कम कांटेक्ट में आ रही है सरफेस के, तो वो कम हीट लेगी। और अगर अपन ने कांटेक्ट एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, ज्यादा एयर सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, और जितनी ज्यादा एयर सरफेस के कांटेक्ट में आएगी वो उतनी ज्यादा हीट ले जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, कांटेक्ट एरिया को बढ़ाने के लिए क्या यूज की, अपन ने फिन्स यूज की। क्या यूज की, फिन्स। फिन्स क्या होती है आगे देखेंगे अपन। फिन्स होती है प्रोट्रूडिंग सरफेसेस, जो किसी भी पार्ट का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ा देगी तो ज्यादा सरफेस पे एयर लगेगी, और ज्यादा सरफेस पे एयर लगेगी तो ज्यादा हीट को वो लेके जाएगी एनवायरमेंट में, ज्यादा हीट को वो डेसिपिएट करेगी एनवायरमेंट में। द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपिएट टू एयर डिपेंड्स अपॉन, अब कितनी हीट डेसिपिएट होगी ये किस चीज पर डिपेंड करती है, ये तीन चीज पर डिपेंड करती है कि कितनी हीट अपने इंजन से डेसिपिएट होगी, मतलब कितनी हीट अपने सिस्टम से निकलेगी बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हो। अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द फिन्स, मतलब कितनी एयर मेरे फिन से टकरा रही है, जितनी ज्यादा एयर फिन से टकराएगी उतनी ज्यादा मेरी हीट डिसिपिएट होगी, उतनी ज्यादा मेरी हीट कम होगी इंजन से या सिलेंडर वॉल्व से। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा होगी, सॉरी जितनी अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा होगी उतनी हीट को ज्यादा डेसिपिएट होगी। दूसरा चीज, फिन का सरफेस एरिया, तो जितना फिन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही हीट टकराएगी और ज्यादा हीट को डेसिपेट करेगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट होता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यूज फॉर फिन। अब थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की। थर्मल कंडक्टिविटी क्या प्रॉपर्टी है मेटल की, कि वो कितनी जल्दी हीट को लेता है और कितनी जल्दी हीट को छोड़ता है, कितनी जल्दी हीट को लेता है और कितनी जल्दी हीट को छोड़ता है। मतलब यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल की ज्यादा होनी चाहिए, कौन से मटेरियल की बात कर रहा है, फिन्स की बात कर रहा है। फिन्स कहाँ लगी होती है, अपनी जो सिलेंडर होता है इंजन का, सिलेंडर के अंदर ही सब कंबशन हो रहा है, तो सिलेंडर की जो वॉल है, सिलेंडर की जो सरफेस है, उसका हाई टेम्परेचर है। अब वो हाई टेम्परेचर से उस टेम्परेचर को लेना है फिन को और एटमॉस्फेयर को देना है। तो फिन का जो मटेरियल होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। समझ पा रहे हो ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट, कि इसको क्या करना है, वो मटेरियल जो हीट को एब्जॉर्ब भी जल्दी कर लेते हैं और इमिट भी बहुत जल्दी करते हैं। एब्जॉर्ब भी जल्दी करना है और जी एटमॉस्फेयर में सर। छोड़ना भी जल्दी है, मतलब जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ये सारे वो मटेरियल्स हैं जो हीट को जल्दी से लेते भी है और जल्दी से छोड़ते भी हैं। यही कारण है कि ये बहुत सारी जगह आपने अगर एसी में देखोगे तो एसी में जो पिंस लगी होती है, एसी में देखिए पिंस लगी होती है पीछे, जिसमें अपन एल्यूमिनियम की होती है, वो पिन एल्यूमिनियम यस ब्रॉन्ज सर। वगैरह की होती है। वो पतली पतली फिल्म्स होती है जिसपे अपन ऐसे लाइन, हाथ से लाइन खींचते तो लाइन भी खींचा जाती है। क्यों होती है वो इतनी पतली, वो सारी फिल्म्स कहलाती है। अब वो इतनी पतली पतली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज्यादा एयर कांटेक्ट में आए। वहीं अगर अपन बात करें, फ्रिज के पीछे कंडेंसर लगा होता है, ट्यूबिंग होती है ना, वहां भी जो मटेरियल यूज करते हैं अपन, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा वाला मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे भी हीट को जल्दी से जल्दी एटमॉस्फेयर में डिसिपेट करना है। मतलब उस फ्रिज के अंदर जो हीट है उसको वो बाहर फेंकना है, उसको निकालना है उसमें से। तो वहां पे जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही है ये चीजें? यस सर। सर मेरे ना स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। क्या सर मेरे स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। एक काम करो, अभी रुक जाओ, 2 मिनट बाद क्लास ओवर ही हो रही है तो फिर वापस से ज्वाइन करोगे तो हो जाएगा। वो तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको दिख रही है क्योंकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है।
ओके सर। अभी मत क्लोज करना, एक मिनट ही बचा है, 1 मिनट बाद वैसे भी क्लास ओवर होने वाली है, तो उसके बाद फिर से ज्वाइन करोगे तो अपने आप हो जाएगा। जी सर। ये एयर कूलिंग सिस्टम है, और यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है वो पिन के द्वारा हो रहा है। ये देखो, ये पिन दिख रही है, ये जो शेप होता है ये पिन का होता है, प्रोट्रूडिंग सरफेस। ये कोनिकल भी हो सकता है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कर्व में, तो कोनिकल होता है, स्क्वायर शेप में भी होता है। मतलब ये बना के बता देता हूँ। ये ऐसा शेप भी हो सकता है, ये ऐसा शेप भी हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है पिन का। बस पिन जो होती है वो पतली पतली पत्तियां टाइप की होती है, मतलब पतला पतला शेप होता है, और प्रोट्रूडिंग सरफेसेस होती है। जो ये मेरा सिलेंडर है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के वॉल्स पे इसको बनाया जाता है, ताकि यहाँ का टेम्परेचर जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले, जल्दी से ले ले हाई हीट को, और एटमॉस्फेयर में बाहर एटमॉस्फेयर को डेसिपिएट कर दे। ठीक है, समझ में आया? ये तो सभी ने देखा होगा, बाइक वगैरह में दिखता ही है। यस सर। अब मतलब यहाँ पे जो ये जो सीन दिख रही है, यहाँ पे बहुत दूर दूर लगी हुई है। अब इसको जितना पास में लगाते जाऊँ उतना नंबर ऑफ पिंस मेरी बढ़ जाएगी, और जितनी मैं नंबर ऑफ पिंस बढ़ाऊंगा उतना मेरा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे ज्यादा हीट को अपने को निकालना होता है, वहां पे पिंस के नंबर्स को